मिलवाते हैं हमारे आज के खास गेस्ट और युवा लीडर जो कि उत्तराखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं और उत्तराखंड में शिक्षा हो या अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उच्च शिक्षा समिति उत्तराखंड सरकार की उपाध्यक्ष दीप्ति रावत भारद्वाज जी का। दीप्ति जी, माँ काली सम्मेलन 2020 में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी नमस्कार। जी मैम, पहला क्वेश्चन यही है कि सभी क्षेत्रवासी भी जानना चाहेंगे कि ये कोरोना काल में आपने कैसे वर्क किया अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के। देखिए, कोरोना काल में तो सबके लिए ज़्यादातर शुरू के जो लॉकडाउन वाले महीने थे वो तो घर पे सब लोगों ने जो भी हो सकता था वर्क फ्रॉम होम किया और सरकारी ऑफिसों में भी उस टाइम पे शुरुआत में तो बिल्कुल लोग नहीं गए, लेकिन उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिवली जा रहे थे कि अगर स्टाफ 20 का है तो 10 लोग एक दिन में आते थे और अगले 10 लोग अगले दिन आ रहे थे। तो इस तरीके से काम बांट कर किया। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि हम सब एक साथ अब तो आना ही पड़ रहा है और लगभग अनलॉक 4 हो चुका है, तो सब लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, फेस पे मास्क लगाना, हाथ धोना और हाइजीन का ध्यान में रखना, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। और मुझे लगता है जितने लोग इसे सुन भी रहे हैं वो भी अपने काम करते हुए ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और ये करते हुए अपना काम करें, तो वो सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी रही, लेकिन समस्या तब आती है जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, जब हम दौरों पे जाते हैं। तो दौरे में जब जाते हैं तो अगर सेम डे पे आप वापस आ गए घर पर तो भी उतना समस्या नहीं, लेकिन कॉलेजेस में भी सब चीज़ें फॉलो की जाती हैं। जो मीटिंग्स हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर कहीं आप दूर गए हैं, पहाड़ के क्षेत्र में गए हैं, आप उत्तरकाशी गए हैं, आप चमोली पौड़ी का आपने दौरा बनाया है कॉलेजेस का, तो वहाँ पे फिर रात को रुकना भी आपको पड़ता है। तो वो रात को रुकने की आजकल थोड़ी सी ज़रूर समस्या हो रही है। वो हम चेक करते हैं कि अगर कोई है जानकार जहाँ रुक सकते हैं तो वहाँ रुकिए, अदरवाइज फिर गेस्ट हाउसेस हैं उनको प्रॉपरली थोड़ा सैनिटाइज करके वहाँ उनको यूज़ करते हैं और यही करते हुए काम कर रहे हैं कोरोना का। जी मैम। मैम, हमारे दर्शक जो हैं ये जानना चाहेंगे कि आप की एजुकेशन कहाँ से हुई है और आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं, खाल या पौड़ी में कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो छोटा सा अपना विवरण। आज हम देवी माँ के ये समिति में, कालिंका माँ की समिति, ये जो मंदिर समिति है उसके हम बात करने यहाँ आए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं कालिंका देवी मंदिर के, मतलब आप कहिए कि नीचे ही रहती हूँ। पहाड़ी पे मंदिर है और जहाँ से हम शुरुआत करते हैं उसके कई रास्ते हैं वहाँ पर ऊपर जाने के। तो जहाँ से लोग अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं उनमें से एक रास्ता वो भी है जहाँ पर मेरा अपना गांव है, मैठणा घाट। तो कई जगह से जाते हैं, धोबी घाट का भी रास्ता है, मैठणा घाट का भी रास्ता है और कई रास्तों से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरा अपना जो हमारा बाजार है वो मैठणा घाट है। बीरों खाल की मैं रहने वाली हूँ और मैठणा घाट के ऊपर बवासा मेरा गाँव है, तला बवासा, तो वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी ने भी वहीं गुइन वहाँ पे गांव भी है और गुइन खाल इंटर कॉलेज भी है, तो वहीं से पढ़ाई हुई, शिक्षा हुई। लेकिन उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पापा ने ग्रेजुएशन किया। मेरा भी जो पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी और पहली ऐसी लड़की, और अभी तक मैं ही हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में चुनकर आई। 2002 में मैं वहाँ की डूसू की दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बनी। और मैं कहूँगी कि बड़ा मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं पहली एक तो लड़की थी उत्तराखंड से अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने वाली और उसके बाद जीतने वाली, दोनों चीज़ों में। और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे क्षेत्र के जितने लोग थे अपने पूरे प्रदेश के, उन सब ने पूरी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले अपने प्रवासी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब सबको लगा कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी, कोई कहीं का भी हो,
मैं आपसे कहूँगी कि कोई किसी भी और स्टूडेंट यूनियन को समर्थन कर रहा हो, लेकिन जब मैं लड़ी चुनाव तो सबने बहुत अच्छे से, मतलब सबने साथ दिया, सबको लगा कि अपने क्षेत्र की लड़की है तो उसका देना चाहिए। ऐसे शुरुआत हुई राजनीति की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैं न्यूज़ चैनल में एंकर रही, नेशनल चैनल है एक, और वहाँ न्यूज़ एंकर थी, कॉरेस्पॉन्डेंट थी। और उसके बाद मैं उत्तराखंड यहाँ बीरोखाल से अपने क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ी। फिर लगातार राजनीति में काम चल रहा है, और एक मैं एनजीओ चलाती हूँ, तो मेरा सोशल वर्क भी साथ साथ चलता रहता है, एक समाज सेवा। जी मैम। अच्छा मैम, ये महाकाली मंदिर जो हमारा है, तो मैम अभी हाल ही के सालों में वहाँ पे काफी बदलाव हुआ है। तो हम मतलब सारे क्षेत्रवासी चाहते हैं कि कालिंग का मंदिर एज ए टूरिज्म प्लेस डेवलप हो। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको, और फ्यूचर में आपका भविष्य में किस तरह से सहयोग रहेगा इसमें? देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि ये चीज़ पहले की सरकारों ने तो पिछली जो थी उन्होंने तो बहुत किया हो ना किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक चीज़ ज़रूर करी कि भाजपा की सरकार ने ये किया कि हमने टूरिज़्म में कुछ चीज़ें हम लेके आए, और कुछ चीज़ें हम टूरिज़्म में ये लेके आए कि हमने अलग-अलग सर्किट यहाँ पर बनाए। और जैसे कि आप कहेंगे शिव सर्किट, आप कहेंगे कॉर्बेट सर्किट, हम कहेंगे कि विवेकानंद सर्किट। तो इस तरीके से जो सर्किट हैं उन पर हमने काम किया। और सर्किट का मतलब ये है कि जब हम जैसे बात करते हैं फॉर एग्जांपल विवेकानंद सर्किट की, और विवेकानंद सर्किट की जब हम बात करते हैं तो विवेकानंद जी जहाँ जहाँ रुके, वो नैनीताल गए जब आए यहाँ, उसके बाद वो अल्मोड़ा में एक कॉटेज है वहाँ रुके, और उसके बाद वो मायावती आश्रम में 14 दिन के लिए रुके। तो ये जितनी जगह वो गए उन सबको एक सर्किट हमने बनाया, एक हमने महाभारत सर्किट बनाया। ऐसे ही गढ़वाल में अगर आप देखें, ऐसे ही शक्तिपीठ सर्किट बनाया हमने, जो शक्तिपीठ है जिसमें मनसा देवी और ये देवी और भी हैं, तो वो सब वो जो मंदिर हैं शक्ति जो हमारे मंदिर हैं वो उसमें आते हैं। तो ये हम लोगों ने बनाया। तो ये मेरा बहुत कोशिश रहेगी हम लोगों की आगे, कि हम जिस तरीके से ये हमने बाकी धार्मिक स्थलों को और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग श्रेणी में उनको डेवलप किया है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी, टूरिज्म को भी, ये सब चीज़ों को भी आगे प्रमोट किया है। ऐसे ही जो हमारी कालिंका देवी मंदिर है, या हमारा बिल्कुल अभी यहीं पे पास में दीवा मंदिर है, ऐसे जो हमारे जो शक्ति मंदिर हैं जिनकी मान्यता है, लोग बहुत मानते हैं, और देवियों के मंदिर हैं, उनका भी एक सर्किट हो, और वहाँ पर एक टूरिज्म इस तरीके से डेवलप हो कि अभी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाना चाहे तो समस्या ये होती है कि वो रहेगा कहाँ, वहाँ पर कोई धर्मशाला का डेवलपमेंट नहीं है, कुछ ये ऐसी तरह की जो एक मूलभूत एक जगह होनी चाहिए, मंदिरों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो वो पहले वो धीरे धीरे ये जो छोटी चीज़ें हैं ना ये वहाँ डेवलप हो, उसके बाद उसको एक कहीं बड़ी चीज़ में जोड़ा जाए। जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि एक देवी माओं का एक सर्किट बन सकता है, जो शक्तिपीठ का सर्किट जैसे मैं कह रही हूँ, तो वो बन सकता है, और उसमें वो सब लोग इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसमें यही है कि पहले जो मूलभूत वहाँ पे सुविधाएं हैं वो मिले, और जिन चीज़ों की कमी है, वहाँ रहने की जो समस्या है, या अभी इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, मुझे मालूम है वहाँ पर, जब हम जिसको हम जतौड़ा कहते हैं, जिसको मेला कहते हैं वहाँ पर, तो लोग नहीं जा पाए उस टाइम पे, बहुत कम लोग ही वहाँ तक पहुँच पाए। आधे लोग तो मुझे मालूम है, सब मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए कि वो बीच में रस्तों में ही फंस गए थे, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो गई और वो क्लियर नहीं हो पाई कि उन्हें आधे रास्ते में ही कई लोगों को लौटना पड़ा। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो, तो इसकी कोशिश हम ज़रूर करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आप लोग भी इसको सक्रियता से उठाते रहिए और मंदिर के लिए काम करते रहिए। ये कोशिश रहेगी। जी। अच्छा मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जैसे एक रोड आ रही मैम, ये रस्या मादित होते हुए, और इसको मिलना है यहाँ पे बिरुखाल के आसपास कहीं इसका मिलन होना है।
और ये काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ठीक कालिका मंदिर के नीचे से आ रही है, तो अगर इस पे भी कुछ कार्य अगर थोड़ा तेज हो तो वेल कनेक्टेड हो जाएगा मंदिर भी, आसपास की सिटीज जो कस्बे हैं हमारे। तो मैम इस नहीं पे नहीं, भी आपका आशीर्वाद चाहिए होगा, आप भी इस पे थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिलाएंगे देखिए इस पर। देखिए, नौलापुर ढौर वाली, केदार गली वाली, इधर से जो आप कह रहे हैं मैथड़ा घाट वाली, ये सभी रोड्स वहां पर अभी काफी कुछ बन चुकी हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी हैं जिनमें अभी थोड़ा सा काम चल रहा है या अभी समय लगेगा। लेकिन जो भी ऐसी आपको लगता है कोई कोई भी चीज जिसके लिए मैं अपना योगदान जी कर जी सकती हूँ, तो आप मुझे जरूर बताइए। हम कार्यक्रम के बाद आप मुझे एक दे सकते हैं चिट्ठी, और मैं उस पर आगे करूंगी काम जितना हो सकता है। और क्या। ये जो एग्रीकल्चर पे किस तरह के वर्क हो रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के तरफ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वापस भी आए हैं जैसे कोविड की सिचुएशन में, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि आ, इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप अगर ब्लॉक में वहां पर जाएंगे तो जो योजनाएं हैं हमारी हमारी जो छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए लोन की व्यवस्था है, जो युवा हैं जो अभी आए हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। आपने देखे होंगे कि किस तरीके से जब जी प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारमन जी ने एक्चुअली जब बजट पेश किया, तो हर चीज में उन्होंने इस कोरोना महामारी के लिए जो बजट एक निकाला कि फिशरीज में इतने हजार करोड़ का है और एग्रीकल्चर में इतना है, छोटे उद्योगों के लिए इतना है, तो हर जगह के लिए एक अलग अलग उन्होंने बजट का प्रावधान किया। उसी के चलते हर प्रदेश में, वो केंद्र से हुआ, जी लेकिन उसके बाद हर प्रदेश में यहाँ पर उन अलग अलग विभागों में यहाँ काम हो रहा है। युवाओं को कहा गया है कि आप हम कहते हैं और बहुत सारे बने भी हुए हैं कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। क्योंकि देखिए समस्या क्या है, हमें यहाँ पर बैठना है उस चीज के लिए कि हम कैसे उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक खेत मेरा यहाँ है तो दूसरा खेत मेरा बहुत ही दूर है, पानी की व्यवस्था में एक से दूसरे में कर नहीं सकते हैं हम लोग। तो ये इसके लिए इसका निचोड़ एक ये है कि जी आप कम्युनिटी फार्मिंग कीजिए। कम्युनिटी फार्मिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक इलाके में हमारी जी 5 हेक्टेयर भूमि है, 10 हेक्टेयर भूमि है, उतनी जो भूमि है वो किन किन लोगों की है, उसको आप एक साथ करिए। एक युवाओं का एक ग्रुप बनाइए, चाहे 5 चाहे 6 चाहे 10 युवाओं का ग्रुप बनाइए। और उस वो जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो ग्रुप वो जो बंजर खेत हमारे पड़े हैं आजकल, कोई उनमें खेती नहीं कर रहा है, तो उन खेतों को आप जब एक साथ ले लेंगे और 10 लोग उस पर काम करेंगे, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। उसमें उसमें आप बगीचा लगा सकते हैं, और आप जिनकी वो जमीन है उनसे उसको लीज पर ले सकते हैं। और वहां पर जो आपको उस वो सब काम करने के लिए भी आपको लोन मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो आपको जी इजीली अवेलेबल है वो लोन भी। तो ये जो सब चीजें हैं ये आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर क्या है समस्या, जब मैं जाती हूँ पहाड़ में तो मुझे क्या कहा जाता है, अभी मैं देहरादून में हूँ, तो ज्यादातर सब क्या कहते हैं, खेती हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बंदर यहाँ पे समस्या करते हैं या सुअर आ जाते हैं रात को। तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि जब हम छोटे थे या हम पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे दादी दादा जी के टाइम पे और पिताजी के टाइम पे, क्या उस वक्त बंदर और सुअर नहीं थे? तो उन्होंने कहा थे। तो मैंने कहा तब खेती कैसे करते थे? तो उन्होंने कहा गांव से एक या दो हमारे ऐसे युवा होते थे जो रात को पहरेदारी करते थे। आज वो खत्म हो गई है। आज कोई रात को सब अपने घरों में रहते हैं, सोते हैं, तो कैसे होगा? लेकिन जब हम कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे तो ये जो 10 लोग हैं ये अपनी एक ड्यूटी लगा सकते हैं ना। 2 लोग एक हफ्ता करेंगे, अगले 2 लोग अगले हफ्ते करेंगे, फिर अगले 2 लोग अगले हफ्ते करेंगे। तो हमें अपने खेतों को खुद कहीं ना कहीं, अगर वो कैश क्रॉप हमें दे रहे हैं, अगर हम वहां से सीधी कमाई कर रहे हैं, तो हम उसका रात को उसकी गार्डिंग भी तो कर सकते हैं, उसकी रखवाली भी तो करना पड़ेगा हमको, खेती बाड़ी की जो हम कर रहे हैं वहां पे। और हम एक ट्रेडिशनल खेती बाड़ी ना करें जो कि एक ट्रेडिशनली होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। हम कैश क्रॉप करें ना, हम वहां पर हल्दी उगाएं और हम उस खेती को ऑर्गेनिक करें।
ऑर्गेनिक खेती करें, वहाँ पर अदरक हम उगाएं, वहाँ पर हम हल्दी उगाएं, इस तरह की जो चीज़ें बहुत सारी, और मेडिसिनल प्लांट्स हैं वहाँ पर, एरोमेटिक प्लांट्स हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, आप तुलसी उगाइए वहाँ पर। आपके ये जो प्लांट्स हैं ना, इनके ऊपर ये जो जानवर हैं ये भी ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी एक स्मेल और खुशबू होती है। लेमन ग्रास आप उगाएं, उस पर कोई जानवर भी नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ जी बहुत सारी और अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। मैं आपको कहूँ, पोखड़ा में एक इनिशिएटिव से, सरकार के इनिशिएटिव से, और यहाँ के जो डीएम थे उन्होंने भी उसको इनिशिएट किया, वहाँ पर बहुत अच्छी फूलों की खेती हुई, और बहुत अच्छी उन्होंने फूलों की खेती करी और फ्लोरिकल्चर किया, और काफ़ी फूल पैदा किए। लेकिन बस ये ड्यूरिंग लॉकडाउन थोड़ा सा उनको ज़रूर समस्या रही, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट तो कहीं कोई इवेंट्स हो ही नहीं रहे। जब कोई इवेंट नहीं है तो वहाँ क्या वो होगा। लेकिन सीधे सीधे वो वहीं पैक होते हैं फूल, और वहाँ से सीधे आपके जी फूल जी मंडियों में आ जाते हैं। तो ये इस तरह की हम कोई कोई कैश क्रॉप की हम बात करें, हम बात उनकी ना करें, ये जो हम ट्रेडिशनल एक फार्मिंग करते हैं ना, उसकी बात ना करें, तो हम आराम से कर सकते हैं। और सिर्फ मैं तो ये कह रही हूँ आपसे, ये तो जी फॉर जी एग्जांपल एक चीज़ थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा बहुत सारी और योजनाएं हैं, मुर्गी पालन है, इसके अलावा फार्म, डेयरी फार्म है, इसके अलावा यही फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और आपकी बागवानी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बैठकर हम, अगर हम बाहर जाते हैं, उससे ज़्यादा कमाई हम वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन बस उसमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम उसको मिलकर करें, मिलकर करने की ज़रूरत है आज की तारीख में। क्योंकि अगर हम अकेले चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी खेती एक साथ नहीं है, हमारी खेती अलग अलग है, उसके कारण से। तो जी जी, जी मैम। और मैम, जैसे कि आप शिक्षा उपाध्यक्ष हैं, तो मैम डिजिटल एजुकेशन पे कितना काम हो रहा है, किस तरह से विस्तार हो रहा है, और खासकर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें। आपके कहने का अर्थ है कि डिजिटल एजुकेशन को कैसे और आगे हम बढ़ा रहे हैं, और खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में। जी 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 हाँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि डिजिटल, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार ने डिजिटल जी जी एजुकेशन और डिजिटल इंडिया को, पहाड़ी एरिया में। सिर्फ एजुकेशन नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में वो ही डिजिटल हमारा इंडिया है जिसके कारण हम सबको बहुत कुछ मिल पाया। एक ही बार में अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर किसान को हम 6,000 रुपए देंगे और उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, पहली उसकी जो किश्त थी 2,000 रुपए की थी, तो वो हर किसान तक एक मतलब आप सोचिए कि एक क्लिक पे पहुंच गया। जब अगर हम एक क्लिक करते हैं कहीं भी बैठे, और सरकार के उससे वो सीधे उस व्यक्ति की, उस किसान की अकाउंट में पहुंच जाता है। पहले जनधन जो अकाउंट खोले गए वो इसी के चलते खोले गए। आप देखिए, पहले बहुत कहा, ऑपोजिशन ने कई बार कहा कि भाई ये जीरो बैलेंस अकाउंट करके खोल के आप क्या करोगे, जिन जिन लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है वो उनका अकाउंट खुलवा के आप क्या करोगे। लेकिन आज आप देखिए, आज वही अकाउंट है जो जिनसे बेहद फायदा मिल रहा है लोगों को। आज जब ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही, तो लोगों के अकाउंट में अपने आप पैसा आ रहा है, ना उनको ब्लॉक जाना पड़ता है अपनी पेंशन लेने के लिए, ना कहीं और उनको जाना पड़ता है, सीधे उनके अकाउंट में आ जाती है, और उनको पता है उनके अकाउंट में आ रही है, उनके पास मैसेज आ जाता है। जब उनका मन करता है वो अपना बैंक से जाकर उसको निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक जो सुविधा, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ बताई। डिजिटल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल एजुकेशन भी है। और डिजिटल एजुकेशन में आपको कहूँ कि जो शायद इंडिया में 10 साल में जितना हम एजुकेट होते डिजिटली, हम इन 3 और 4 महीने में ही डिजिटली इतना ज़्यादा हम एजुकेट हो गए।
जो जो चीजें हमने डिजिटली नहीं की थी अभी तक, हम सब कुछ डिजिटली करने लग गए। हम पेटीएम यूज करने लगे। आज की डेट में आप अगर देखिए तो बहुत सारी जगह आप कैश को यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप हर जगह या तो कार्ड यूज करते हैं, या छोटे से छोटा एक जो वेंडर है, आप यहाँ पे सड़क में देखिए, पहाड़ में बहुत लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए उसको इस्तेमाल, और वहाँ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से छोटा जो रेडी वाला है ना, जो सब्जी वाला है, वो भी कहता है अच्छा कैश नहीं, पेटीएम से कर दीजिए। तो वो भी पेटीएम का एप्लीकेशन में से वो काम हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐप है, भीम ऐप है, और गूगल पे है, दुनिया भर के ये एप्लीकेशंस हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। तो ये डिजिटल जी इंडिया मैम। का यही फायदा है। और ये कोरोना की वजह से मैं कहूंगी कि डिजिटल एजुकेशन जो है, वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसने बहुत तेजी से वो आगे बढ़ी रफ्तार से, क्योंकि सबको लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें फिजिकली अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम कम से कम वर्चुअली वो काम कर पाए जो हम फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज हम बैठकर ये डिस्कशन कर रहे हैं, जनरली जब हम ये डिस्कशन करते थे तो हम बैठ कर करते थे एक साथ। हमें दूर से कई बार ट्रैवल करना पड़ता था, कहीं कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई देहरादून से पहाड़ पर पहुंच रहा है, लेकिन आज हम अपने अपने जगह बैठकर हम इसको आराम से कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे वेबिनार्स कर रहे हैं जिसमें बाहर से, विदेशों से भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप देखिए, जी पहले किसी को आना, ट्रैवल करना सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के लिए, कई बार लगता था कि एक कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में कितना आसान हो गया। आप अपने यहाँ बैठिए और बैठकर ही आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर पर बैठकर। तो ये एक डिजिटल इंडिया ने जो एक चीज़ हमें दी है, इसको सबने बहुत जल्दी अडेप्ट भी कर लिया है, इसको सीख भी लिया है सबने बहुत जल्दी। और जहाँ तक सरकार की बात है, और मैं क्योंकि हायर एजुकेशन में हूँ, तो मैं आपसे ये कहूँ जी कि क्योंकि जो आज जो पढ़ाई है, जो हम कॉलेजेस में जो पढ़ाना है, वो भी हम डिजिटली कर रहे हैं, वो भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेटवर्क की भी, एक अच्छे ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जरूरत जी है। तो एक हर कॉलेज पे सरकार ने अच्छी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी ये लगा दी है, ये शुरू हो गई है। मैं आपको ये कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ अभी तक कॉलेजेस की ये हाल थे, सरकार 2017, ये अभी सरकार से पहले, कि वहाँ पर कॉलेजेस की बिल्डिंग भी नहीं थी, एक दो किराए के कमरों में कॉलेजेस चल रहे थे, इस तरीके से कॉलेज चल रहे थे। लेकिन आज जो कॉलेजेस हैं, वो उनके पास अपनी बिल्डिंग भी है, उनके पास स्टाफ भी है। कई बार हमारे कॉलेजेस खाली लगते थे, लगता था ये कॉलेज तो बन गया लेकिन टीचर नहीं है जी यहाँ पर। तो आज वो कमी नहीं है, आज हर कॉलेज में पूरी तरह से टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी है, कॉलेज की हमारे पास बिल्डिंग भी है, और जितनी और व्यवस्थाएं बिल्डिंग के अलावा हो सकती हैं, वहाँ पे प्रॉपर बाथरूम होना, टॉयलेट्स होने चाहिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, स्टाफ के लिए, साफ पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, हर कॉलेज में आरओ सिस्टम होना चाहिए, वहाँ जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर्स होने चाहिए बच्चों के लिए, वहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये जो एक जो मापदंड थे एक अच्छे कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में जो होने चाहिए, जिसका अभाव रहता था हम लोगों के पास, और खास तौर पे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर अभाव रहता था। आज वो अभाव नहीं है। आज हर कॉलेज ने लगभग, मैं आपको कहूंगी 95%, सिर्फ चंद 5% ऐसे कॉलेज हो सकते हैं जहां पर कोई समस्या, किसी कारणवश कुछ ना हो पाया हो, लेकिन लगभग 95% कॉलेजेस में ये सब पूर्ण हो चुका है। और उसका कारण है हमारे जो मार्गदर्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के कारण। तो ये सब काम सरकार कर रही है। जी मैम। हेलो, हाँ मुझे लग रहा है अनूप का। जी और जी मैम जी। और मैम जैसे कि आप 2007 में पहली बार बिरोखाल विधानसभा से आपने इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ पे और आपने बहुत ही प्रभावी तरीके से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद आप
थोड़ा सा इनएक्टिव भी रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में, तो अब क्या क्षेत्रवासियों को या जो कि आप बिरूखाल विधानसभा है उसको क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? आप उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, फिर दिल्ली में आपका कोई दखल रहेगा दिल्ली की तरफ? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि मैं कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रही, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब मैं चुनाव लड़ी 2007 में, तो अगला चुनाव 2012 में था। मैं लगातार 5 साल उस क्षेत्र में आती, मैं लगातार बनी रही। 2012 में जब चुनाव हुआ तो 2012 में पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी, अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्टी ने, हमारे बड़े भाई हैं, उनको चुनाव लड़ाया। जब उनको पार्टी ने टिकट दिया, क्योंकि हम पार्टी के साथ रहने वाले लोग हैं, मैंने पूरा उनका समर्थन भी किया, पार्टी का भी समर्थन किया और वहाँ उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया। 2012 में मैं स्वयं आई थी वहाँ पर उस क्षेत्र में। उसके बाद 2012 के बाद वो वहाँ के विधायक रहे, लेकिन मेरे पास पार्टी के जो दायित्व थे 2012 में, मेरे पास पार्टी का दायित्व था, मैं प्रदेश में प्रवक्ता रही। तो मैं लगातार, मैं प्रवक्ता थी और मुझे पूरे प्रदेश में और कई जिलों के जिनको हमको प्रभार दिया होता है, वहां पर जाकर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मीडिया का काम करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी एक ही तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। आप कह रहे थे ना कि कुछ आप इनएक्टिव रही, तो इनएक्टिव नहीं रही, मेरे काम बदल गए। मैंने 2007 से और 12 तक जो काम किया, 12 के बाद क्योंकि क्षेत्र में दूसरे विधायक थे, तो विधायक का जो काम था, मैंने 7 से 12 जो विधायक का काम था वो मैंने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ी थी। तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने कार्यकर्ताओं का जो काम होता है या अपने जो क्षेत्रवासियों का जो काम होता है, जो मेरे से जुड़े हैं, जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, उनके लिए मैं काम करूं। तो वो मैंने किया पूरे 5 साल। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के विधायक हैं वो वहाँ रहे, उन्होंने लगातार वहाँ के लिए काम किया, अच्छा काम किया 2012 से। उसके बाद मैं फिर, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं क्षेत्र में तो आती रही, लेकिन उतने जितना ज्यादा एक विधायक की तरह तो मैं नहीं वहाँ घूम सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वहाँ विधायक थे। मेरे पास पार्टी की जिम्मेदारी उस वक्त प्रवक्ता की थी, तो मैंने मीडिया को अपना समय दिया। और उसके बाद मैं प्रदेश की मंत्री रही, मेन बॉडी की। तो मैंने जब तीरथ सिंह रावत जी ही अध्यक्ष थे, उन्हीं के साथ, तो और मैं कोटद्वार की प्रभारी थी, तो मेरे को जिम्मेदारी कोटद्वार की थी। तो मैं कोटद्वार, मेरा ज्यादा पूरा उस टाइम हम पार्टी की तरफ से, हमारे कोटद्वार का एक पूरा जिला था। कोटद्वार सिर्फ विधानसभा नहीं कहूंगी मैं आपसे, हमने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को 2 में भागों में बांटा हुआ था, एक पौड़ी और एक कोटद्वार। तो मेरे पास कोटद्वार, जिला कोटद्वार था, तो मैं वहाँ की प्रभारी रही और प्रदेश की मंत्री रही, तो पार्टी के काम करती रही। और उसके बाद मुझे ये उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का दायित्व मिला है और मैं इसको निर्वहन कर रही हूँ। मैं देहरादून में रहती हूँ, तो लगातार जो काम मुझे दिए गए और पार्टी देती रही, और जो मेरे पास दायित्व आए, मैं उनको अच्छी तरीके से निर्वाह करती रही। बस यही है कि काम अलग अलग हो जाता है। तो हो सकता है, जैसे मैं हायर एजुकेशन में हूँ अभी, उच्च शिक्षा में, मैं अब हो सकता है कुछ समय बाद उच्च शिक्षा में ना रहूं, तो उच्च शिक्षा के लोग कहेंगे कि आप तो गायब हो गई, आपने तो काम ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई और दायित्व मिलेगा तो मैं वो करूंगी उसके बाद। तो बस बात आपके जिम्मेदारी की है कि कब आपके पास कौन सी जिम्मेदारी होती है और आपको फिर वही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो आजकल अभी ये सरकार का दायित्व है, तो मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो लगाव है और जो मेरा जो आत्मीयता है, जो मेरी एक कनेक्टिविटी है मेरी अपने लोगों से, बीरोखाल के लोगों से, वो कभी भी वो कभी कम नहीं हो सकती, वो हमेशा से रहती है। वो जब भी मैं जाती हूँ तो वो हमेशा रहती है। जी जी मैम। जी जी मैम, धन्यवाद मैम। मैम, हमारे साथ सीधे हमारे महाकाली निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा के अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, जो सीधे मंदिर में ही हैं अभी। और अध्यक्ष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी जी अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले तो दीप्ति रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई।
और माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे और हम सभी लोगों पे बना रहे। आप लोग, मैं आपसे बहुत पहले से परिचित था। जब आप यहाँ पे नागल खाल में आपकी चुनाव रैली थी, वहाँ पे श्रीमती सुषमा स्वराज जी भी आई थी। मैं तब जी से जी आपसे परिचित हूँ। और यहाँ मंदिर से आप जुड़ी हुई है हमारे, तो आप बिल्कुल नजदीक में रहती हैं यहाँ पे, जैसे आप मैथाना घाट के बिल्कुल नजदीक में आपका गांव है मैम। जी जी तो मैं चाहता हूँ मैम कि आप हमारे यहाँ पे महाकाली मंदिर निर्माण समिति को किसी भी तरह से आप अगर जितना भी हो सके बन पड़े, आप यहाँ पे यहाँ के विकास के लिए यहाँ पे आप अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ता है आपको, आप कुछ यहाँ पे कुछ करें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं मैम। और नहीं नहीं दीवान सिंह जी, जरूर। मैंने पहले ही कहा आपके पूर्व बोलने से कि मेरे लायक जो भी होगा आप मुझे जरूर एक मंदिर समिति का एक मांग जो आपकी है जितनी हो सकेंगी मैं जरूर, मुझे आप दीजिएगा। कार्यक्रम के बाद मैं इनको आगे जरूर लेकर जाऊंगी और जितना हम इसका यहाँ पे एक विकास कर सकते हैं जरूर करूंगी। मेरा तो घर है और माँ काली के आप दर्शन करा दें तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। एक बार जरूर जरूर दिखा जरूर दीजिएगा, है ना। जरूर मैम, और जरूर मैं हाँ जी हाँ जी। हाँ। और क्या है कि ये देखिए डिजिटल इंडिया की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये सबसे अच्छा आप देखिए डिजिटल इंडिया का एग्जाम्पल तो यही है कि कहाँ जी कालिका देवी मंदिर कितनी ऊपर है और वहां से भी हम डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहे हैं और हम बात कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपने भी एग्रीकल्चर से के लिए बात करी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे गांव की जिनको हमने कभी वैल्यू नहीं दी। जैसे यानी ऑर्गेनिक चीजें, जैसे आपने अभी ऑर्गेनिक के बारे में बोला, जैसे कंडली की भुजी, उससे एक इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको जिसपे हम हमारे गढ़वाल वालों, या मैं ये कह सकता हूँ, या फिर उत्तराखंड वालों ने रिसर्च नहीं करी प्रॉपर। उसका क्या कारण है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे मिनरल वाटर कहते हैं लोग, यहाँ पे बिस्लेरी पीते हैं, हमारे यहाँ का पिंजरे का पानी होता है। क्या अगर चाहते तो वो उस पानी को भी इस तरीके से बिजनेस कर सकते थे? में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जब वो दिल्ली में मैं देखता हूँ तो लोगों के टेबलों में लगे रहते हैं, लोगों ने उसको आज के टाइम पे एक्यूप्रेशर स्लीपर के नाम से भी उसको बना रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने कभी, यानी ऐसा क्या रीजन रहा है कि कोई बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो फ्री हैं, फ्री होने के बाद भी उन लोगों ने उस पर काम नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं अगर एग्जांपल दूं तो काफी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें बहुत सारी प्रकृति ने फ्री में दिया है, लेकिन हमने रिसर्च भी नहीं करा, उससे कभी बिजनेस नहीं करा, और छोटे छोटे उद्योग करे ही नहीं है। तो आपका क्या नहीं मानना है? नहीं नहीं, इस पर मुझे लग रहा है दीवान सिंह जी आ गए हैं और वो मंदिर में जी हमें उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो आज भी जी पूजा जी हो रही है अभी भी मंदिर में? जी मैम, अच्छा अभी भी चलती है, अच्छा, कंटिन्यू चलती है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी मैम, पूजा यहाँ पे दर्शन चलिए। तो हमेशा रोज ही होते हैं और हर रोज यहाँ पे भक्त लोग आते हाँ रहते जी हैं बहुत सारे। हाँ जी। नहीं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीवान सिंह जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैम हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए हैं महाकाली मंदिर में, और आप सभी लोगों का सहयोग रहा है, जिससे काफी चीजें चेंज होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंज होने का मिलता है। जी नहीं बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिसर। हाँ, यहाँ का कुछ एक अलग ही माहौल रहता है जब जाए जी बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा कुमाऊं गढ़वाल दोनों के जी बीच में हमारी देवी का मंदिर है, तो दोनों जगह से सब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, सब लोगों की देवी है ना। जी मैम, जी ये जी यहाँ पे आता सबसे बड़ी बात ये है मैम कि यहाँ पे गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों के सेंटर में है, और जो पटियाली वंशज जो यहाँ पे जिन्होंने मंदिर निर्माण किया था, वो आज वो अल्मोड़ा और गढ़वाल दोनों जिलों में यहाँ पे बसते हैं। और मतलब 3 साल में जो है एक बार यहाँ पे मेला लगता है। इस बात से तो आप अच्छी तरह भली बात जानते हैं मैम, आप यहाँ के लोकल हैं। तो हम चाहते हैं मैम कि आप
यहाँ के लिए कुछ, यहाँ के विकास के लिए मुझे लगता है कि मंदिर समिति का आप सहयोग करेंगी। नहीं नहीं, जरूर 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 जरूर। जी मैम। जी जी, आप दीपक जी, हाँ, हम जी जी सवाल मैम। पे आते हैं। आपने कहा कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, जैसे मंडवे की वैल्यू हमें बाद में पता लगी, या कंडाली कितना यूजफुल है, आजकल उससे चाय भी बनती है, चमोली में उससे फैब्रिक भी बन रहा है, और उस फैब्रिक से जैकेट भी बन रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं उसकी जैकेट पहनी थी और जैकेट गिफ्ट भी करी थी मुंबई में, जो उससे कपड़ा बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है कंडाली से। लेकिन आप ये देखिए, वो जो कंडाली और जैसे जो हेम्प हम कहेंगे कि ये अपना भांग की खेती होती है, तो भांग की खेती हमारे यहाँ जो होती थी, उससे कैसे फैब्रिक बन रहा है, उससे और भी बहुत सारी जी चीजें जी बन रही है हेम्प से। जी तो जी मैं आपको कहूंगी कि देखिए, पहले जो हमारे एक जो बीच वाली जो पीढ़ी थी ना, उसने इन चीजों को थोड़ा सा कम किया, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो कंडाली भी खा रहे थे, और उनको और किसी चीज इम्यूनिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसी ही चीजें खाकर उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। आपने देखा होगा पहाड़ में कभी आपको शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर, ये जो इस तरह की डायबिटीज वगैरह, ये जो बीमारियां हैं, ये कभी हमको सुनने को ही नहीं मिली, यहाँ पर नहीं होती थी इन जनरली। आप देखें शुद्ध पहले, क्योंकि यहाँ पर इतना चलना फिरना व्यक्ति का होता है। खुद ही आप एक गांव, अपने गांव जाएंगे, मैं अपने गांव जाती हूँ तो मुझे लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा मेरे को जाना पड़ता है सड़क से। अगर मैं रोजाना एक दिन में बस एक बार, ज्यादा ना जाऊं, लेकिन एक बार ऊपर जाऊं और एक बार नीचे आऊं, सिर्फ गांव आने जाने में ही मैं इतना लंबा ट्रैकिंग, मतलब 1 सवा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग, ऊपर चढ़ूं नीचे उतरूं, उस ऐसे व्यक्ति को कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये तो एक जो लाइफस्टाइल, ये जो बीमारियां हैं, ये आपके रहने सहने की वजह से हैं। आपके जो रहन सहन में जो खामियां हैं, आप एक जिसको कहते हैं हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो आपका है, जो शहरों में हो गया है, उसके कारण से ये बीमारियां हैं। तो ये हमारे पहाड़ों पे तो ये बीमारी कभी थी नहीं। और जिस तरीके से ये जो हम जो चीजों को कह रहे हैं, मंडवा खाते थे हमारे यहाँ के लोग, और वो कितना उसमें रफेज है, उसमें कैल्शियम है। बाद में अमेरिका ने उसको पेटेंट कराया, अमेरिका ने कहा इससे तो बहुत अच्छा बेबी फूड बनना चाहिए, क्योंकि ये तो इतना न्यूट्रिशियस है, इतना पौष्टिक है कि इसके लिए, ये तो बच्चों के लिए बनना चाहिए, बेबी फूड इसका बनना चाहिए। तो वो तो हम पहले से ही खा रहे थे। हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति खाता था, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके हर आदमी खाता है मंडवे की रोटी, और कंडाली की भुज्जी भी खाते हैं, जितने साग सब्जी हरी सब्जियां हैं सब खाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो चीजें चल रही थी वो उसी हिसाब से चल रही थी। हाँ, साइंटिफिकली इन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था हमारे पास, जो आप कह रहे हैं ना, तो हमारे पास कहीं लिखित में इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस यही कर रहे थे, हम काम यही कर रहे थे, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा पढ़ा नहीं थी कि हमने इसको पेटेंट करा लिया हो, हमने इसे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की जांच कराई हो, वो सब नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आज ये पेटेंट कराना और चीज़ों की, और इसमें रिसर्च का एक्चुअली ये सब्जेक्ट है कि उन चीज़ों पे जो पहाड़ में होती हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, और वो सिर्फ यहीं होते हैं, वो हिमालय में ही होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। तो वो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन पर रिसर्च, तो इन सब चीज़ों पर तो अभी रिसर्च होने की बात है, और होना भी चाहिए। और ये चीज़ें, क्योंकि हमने खेती की बात कही, तो मैंने आपसे मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात कही, और इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और आप, जहाँ तक हम ये बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ, सीयूसी में एक जगह, सीयूसी में एक व्यक्ति हैं जो इसके लिए कंडाली की चाय बना रहे हैं। उनके यहाँ हाँ, उनके यहाँ इसकी चाय बन रही है, और वो विदेशों में एक्सपोर्ट होगी, और यूरोप में, अमेरिका में पी जाती है वो चाय। लेकिन हमको नहीं पता है कि इसकी चाय बनती है या चाय पीते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जी क्योंकि जी जब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता लगी है,
तो सारी दुनिया उसको इस्तेमाल करने को तैयार है। यही रशिया महाद्वीप में आप देखेंगे तो एक फैक्ट्री भी काम करती है, वो भी जी जी बहुत हर्बल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना, या किस तरीके से हल्दी, जिंजर, उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो भी कई चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने वहाँ पे लगभग 200 लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो ऐसे अच्छे काम भी लोग कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा इसके लिए प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और क्योंकि एक दो फैक्ट्री या एक दो के काम करने से नहीं चलेगा, ये काम होगा जब हम सब मिलजुल कर करेंगे, जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि मिलकर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एक जो जी कम्युनिटी बिल्कुल जी बिल्कुल। वर्क है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी मैम। मैम जैसे कि अनूप जी ने अभी एक डिस्कस किया था कि जो गढ़वाल और कुमाऊं की रोड है, जो कि हमारे मंदिर, महाकाली मंदिर में ही मिल रही है, जैसे हम खाले रहे भी कहते हैं, तो मंदिर के पास में ही है वो। मैम इस रोड को मिलाने से मुझे लगता है कम से कम हम 50,000 फैमिली को जोड़ सकते हैं, और 50,000 फैमिली को फायदा मिलेगा। अगर आप इस चीज को समझे कि कुमाऊं की रोड या अल्मोड़ा से, जो रानीखेत से, भतरोज खान से, सरायखेत से, या फिर हमारी जो बीच वाली रोड है रसिया महादेव से जो है, या फिर हमारी बिरुखाल वाली रोड है जो बिरुखाल से रामनगर है, या पौड़ी वाली रोड है, या फिर कोटद्वार की रोड है, या फिर वो सतपुली वाली रोड है, यानी ये यहाँ पे एक कोलाज बन जाएगा और सबकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 50,000 से ज्यादा फैमिली, मुझे लगता है कि इसका उन लोगों को फायदा हो जाएगा। अगर इस पे काम हो गया और अगर डामरीकरण हो जाएगा तो सबको इसमें मुझे लगता है कि फायदा मिलेगा। आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? नहीं, जरूर होना चाहिए। आप मुझे एक लगभग एक आइडिया बताएंगे कितने किलोमीटर की होगी ये रोड? मैम इसमें मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 2.5 किलोमीटर का फर्क है। मतलब क्योंकि खाली डायरेक्ट तो ऑलरेडी बनी हुई है वो, वहां से हमारे क्वाठा है, जो क्वाठा भी ऑलरेडी रोड आ चुकी है, जो बिरुखाल मिल रही है। तो मुझे लग रहा है 2 से 2.5 किलोमीटर का फर्क होगा बस। 2 से 2.5, तो ये कोई बहुत नहीं है ज्यादा वैसी बात। तो इसके लिए मैं जरूर आगे प्रयास करूंगी, जरूर सरकार में आपका जो जी एक जी ये है, इसको जरूर रखेंगे हम। जी जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है, मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि देवभूमि है। मैं मानता हूँ कि देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड वीर भूमि भी है। वो इसलिए कि उत्तराखंड में आज मुझे लग रहा है सोल्जर, यानी हमारे जो फौजी लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा लोग फौज में होते हैं, क्योंकि वो पहाड़ में चलते हैं और उनको उस तरीके से एक्सपीरियंस है, मतलब फिजिकली एक्सपीरियंस है। तो सबसे ज्यादा लोग फौज में होते हैं उत्तराखंड में, और आज तो मेजर रावत जी भी सबसे बड़े उसके अधिकारी हैं। तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उत्तराखंड इतनी सेवा कर रहा है देश की, लेकिन देश ने कितनी सेवा करी उत्तराखंड की, इसमें आप क्या मानते हो? देखिए, अब मैं आपसे कहूंगी कि इससे पूर्व केंद्र की सरकारों के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अब उनकी इग्नोरेंस की हम क्या बात करें यहाँ पे, है ना, कि उन्होंने किस तरीके से जो क्षेत्र हैं उनको इग्नोर किया या नहीं किया। ये देखिए, ये तो प्रदेश की हमारी जो एक अस्तित्व है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं आपसे कहूंगी, अटल जी की सरकार थी तो हमें हमारा प्रदेश मिला, एक अलग राज्य मिला, जिसके लिए हम लगातार हम इसके लिए लड़ रहे थे। उस आंदोलन में मेरे दादाजी भी मतलब शहीद हुए, कहीं ना कहीं उसी के लिए काम करते हुए। तो ये सब चीज़ें जो है मेरी ये हम लोगों ने किया है, और अपने प्रदेश के लिए बहुत हमने बलिदान भी दिए हैं, यहाँ की महिलाओं ने भी दिए हैं, पुरुषों ने भी दिए हैं, युवाओं ने भी दिए हैं। तो ये जो बलिदान है, ये इसकी अहमियत भी हम ही लोगों को है, क्योंकि हमने इसके लिए आंदोलन किया है। तो अहमियत इसीलिए है। तो इसीलिए आप ये देखें कि इससे पूर्व, मैं वही बता रही हूँ आपसे कि इससे पूर्व जो सरकारें रही हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगी, लेकिन जो हमारी अभी जो सरकारें हैं, उन्होंने, अगर हम अटल जी की बात करें, जब ये बना प्रदेश, तो उन्होंने हमें एक स्पेशल पैकेज दिया, एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, जिसमें कि केंद्र की बहुत सारी ऐसी यहाँ पे योजनाएं थी, जिसमें 90% केंद्र जो इन्वेस्टमेंट था
वो केंद्र कर रहा था और केवल 10% हमारे प्रदेश को डालना था। ऐसे हमने चीज़ों की शुरुआत करी। जिस प्रकार से जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से आप देखेंगे कैसे हमने चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड्स का निर्माण किया। ऑल वेदर रोड्स क्या पहले नहीं बन सकते थे? पहले भी बन सकते थे। रेलवे की बात यहाँ सालों से हो रही है, क्या वो कभी हो नहीं सकती थी? लेकिन आज वो किसके समय पे ये सब काम हो रहे हैं? ये आज हमारी सरकारों की रिजीम है। आज हम जो डबल इंजन की बात कर रहे थे जब यहाँ चुनाव हुआ, तो आज वो डबल इंजन है, इसीलिए ये सब काम हो पा रहे हैं कि आज रेल भी कानपुर तक आ जाएगी। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे हेरिटेज हमारे जो स्थान हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हमें एक्स्ट्रा बजट दिया गया है डेवलप करने के लिए। तो ये सारी और जितनी योजनाएं हैं वो तो प्रदेश सरकार चलाती ही है, उस हिसाब से चल रही है। लेकिन केंद्र से जितना हमें एक्स्ट्रा मिल सकता था, नीति आयोग से हमें यहाँ पर लगभग 5,000 करोड़ हमें एक्स्ट्रा मिला है, तो वो हमें हमारे प्रदेश को मिला है, उसको हम यहाँ की डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश को, आज की जो सरकार है उस प्रदेश की चिंता है, क्योंकि एक तो ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर 70% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम और ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। तो कम से कम यहाँ के लोगों को एक मूलभूत सुविधाएं लेने का तो हक है, उन्हें वो एक अच्छी सुविधाएं वो तो मिले, उसका हक है। दूसरा, क्योंकि ये सीमांत राज्य है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, तो इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर विकास होना, यहाँ पर लोगों का बने रहना, यहाँ से पलायन को रोकना, ये भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, सरकार के लिए भी ज़रूरी है और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। हम देखें एक राष्ट्र सिक्योरिटी के लिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है और प्रदेश में चीज़ों को फाइनेंस भी कर रही है और फंड भी कर रही है और आगे उसको बना भी रही है। जी मैम, जैसे कि मैम आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जैसे मैम आप अभी क्या बदलाव हो रहे हैं एजुकेशन से लेकर हमारे उत्तराखंड में, खासकर हमारे क्षेत्र को लेके आप किस तरीके से इसमें चेंज करना चाहेंगे? देखिए हमारे बदलाव तो मैं आपसे कहूँ कि हमारे यहाँ तो बहुत पुराना मतलब कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है हमारे ब्लॉक में। कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ कभी डिग्री कॉलेज रहे ही नहीं, लेकिन हमारे ब्लॉक पे बेदी खान डिग्री कॉलेज है हमारा। मेरी तो कोशिश थी कि इस क्षेत्र में भी हम ऐसा कुछ भी चीज़ ला सकते थे, लेकिन समस्या ये है कि हमारा मेठड़ा घाट और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें हमेशा ज़मीन की जो कमी है वो हमेशा हमें दिखती है कि यहाँ पर क्या है कि एक तो कोई भी ऐसी जगह हो तो उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई भी वहाँ यहाँ पे अच्छा कोई अगर इंस्टीट्यूट है उसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वहाँ पर लोग ही ना पहुँच पाएँ या स्टूडेंट्स ही ना पहुँच पाएँ। तो और यहाँ पर एक जो जगह की कमी है उसके कारण से हमको सारी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती है। लेकिन हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इतना सब तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें बीरोखाल में हैं तो कुछ चीज़ें सीयूसी में आ गई हैं। आज सीयूसी में तहसील खुल गई है जो कि हमारी सालों की मांग थी, जो पहले नहीं हुई, वो उसका निर्णय हुआ और वो खुल गई है। तो ये सब उपलब्धियां हमारे क्षेत्र के लिए हैं। और आगे और जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा एक मतलब मैं कहूँगी कि बिल्कुल अगर हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से देखें तो हम बहुत दूर पड़ जाता है हमारा ब्लॉक, तो यहाँ के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से सरकार काम करती रहेगी तो वो भी धीरे धीरे आगे होती रहेंगी, क्योंकि हर जिले में एक हमारी व्यवस्था है कि एक डेस्टिनेशन, 13 जिले 13 डेस्टिनेशन हो, तो उस पर भी काम हो रहा है। जी मैम, मैम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे ललितपुर शायद आप जानते होंगे, ललितपुर में जब से मैंने भी ललितपुर से एजुकेशन ली है,
जब से मैं देखा हूँ, जब जो टीचर्स होते हैं वो कुछ स्टाफ आधा से ज्यादा तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह यानी फुलफिल नहीं हो रहा है रिक्वायरमेंट, वो कुछ बाहर से टीचर्स को हायर कर रहे हैं। तो क्या इसमें इसको लेके कुछ सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे स्टाफ काफी कम हो गया है। देखिए, मैं आपसे बात कर रही थी हायर एजुकेशन की, क्योंकि मेरे पास हायर एजुकेशन है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जी जी स्कूल की शिक्षा में एक बात है कि जिस प्रकार से इससे पहले वाली सरकार ने केवल ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने के लिए हर गांव के बगल में एक स्कूल खोल दिया, तो आप देखिए कि क्योंकि मुझे उस ठेकेदारी में उस स्कूल की बिल्डिंग में कमीशन खाना है, तो मैं वहां स्कूल बनवा दूं। मतलब ये इस तरीके से काम हुआ, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं हुआ। अब आप देखिए, पहले हम स्कूल जाते थे, कितनी दूर दूर स्कूल जाते थे, गोइंदखाल स्कूल था तो दूर दूर से बच्चे आते थे ना वहां पर पढ़ने के लिए। उससे पहले जब गोइंदखाल नहीं था तो बीरोखाल जाते थे। लेकिन आप देखिए कि वहां पर बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी, जो स्टूडेंट का नंबर था, जो जितना संख्या में वहां बच्चे आते थे, वो अच्छी खासी संख्या होती थी। लेकिन आज ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर 3 टीचर हैं और 2 स्टूडेंट हैं। ऐसे बहुत से स्कूल हैं। तो आप बताइए ऐसे स्कूलों को क्या किया जाए? इनको किसी दूसरे स्कूल में जहाँ और भी बच्चे हैं वहाँ मर्ज कर दिया जाए, या 2 बच्चों के लिए 3 टीचर्स को वहाँ बुलवाया जाए। कहीं ना जी कहीं बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार हमारे अपने लोग भी रहते हैं कि हम बच्चों, क्योंकि हम वहाँ से चले जाते हैं तो हम जो बच्चे जितना होने चाहिए स्कूल में उतने स्टूडेंट्स नहीं हैं आज की डेट में। वो इसीलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर यही कहा गया है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, कि कुछ स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, जो आंगनबाड़ी हैं उनको स्कूलों में ही खोला जाएगा, प्राइमरी स्कूल के साथ उसको मर्ज किया जाएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जो शिक्षा है फर्स्ट से हम बच्चे को शिक्षा देते हैं जब वो पहली क्लास में होता है, लेकिन एनईपी में कहा गया है कि आपको फाउंडेशनल कोर्स भी करना है, आपको नर्सरी केजी भी जो हम बात करते हैं वो भी करानी है बच्चे को। तो ये सब चीज़ें हैं। अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ये भी एक मतलब रेवोल्यूशन है। आप देखना पहाड़ में भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो एनईपी में आएंगे। अगर मैं बताने बैठी तो 1 घंटा मुझे उसी पे लग जाएगा आपको बताने में जी जी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से जो स्कूल हैं उनका एक एक कोलिजियम बनाया जाएगा, उनको मिला के उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा और स्कूलों का, ताकि जैसे जो आप टीचर्स की कमी कह रहे हैं, अब हम हर स्कूल में अगर मेरे को फिजिकल एजुकेशन का एक टीचर चाहिए जो कि स्पोर्ट्स कराए, और स्कूल में केवल मात्र 50 बच्चे हैं, और वहाँ के उसके आसपास के और जो स्कूल हैं वहाँ पर भी टीचर नहीं है, तो मैं अगर मैं बात करूँ 5 स्कूलों की, तो 5 स्कूलों में मुझे 5 फिजिकल एजुकेशन के टीचर चाहिए। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि आप इन 5 स्कूलों में आप एक टीचर रखिए फिजिकल एजुकेशन का, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का टीचर को ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह से दिन तक वहाँ पे पढ़ाए, वहाँ 6 घंटे पढ़ाए। उसकी जरूरत तो मात्र एक स्कूल में एक ही दिन, अगर वो हफ्ते में 1 दिन आए तो भी चलेगी। तो ऐसे ही क्योंकि स्कूल छोटे हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, अगर बड़ा स्कूल हो तो आपको एक पूरी तरह से एक पूरा टीचर चाहिए, लेकिन अगर कम बच्चे हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, तो आप 5 स्कूलों पे एक टीचर रख सकते हैं और वो टीचर हर हफ्ते उन स्कूलों में जाए। इससे क्या होगा कि हर स्कूल में फिजिकल जो एजुकेशन का जो टीचर है वो आपको अवेलेबल होगा, वो मिलेगा, और वो टीचर का भी समय बर्बाद नहीं होगा। वो भी ऐसा नहीं है कि 6 दिन पढ़ाए और मतलब 2 दिन पढ़ाए और बाकी 4 दिन आराम करे। वो भी 6 के 6 दिन पढ़ाएगा, हर कॉलेज में एक दिन जाएगा, स्कूल में जाएगा। तो ये एक जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे बदलाव हैं और बहुत सारे अच्छे बदलाव हैं, जो कि अगर हम आने वाले समय में अब उसे किस तरीके से हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, बस उस पर एक बात है। जैसे ही वो शुरू होंगे मुझे आप देखेंगे कि पहाड़ की शिक्षा में भी एक अलग तरीके का बदलाव आपको दिखेगा। जी मैम।
जी मैम, जैसे आप कह रहे हो कि स्कूलों में बच्चे कम हुए, इसका मुझे लग रहा है सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि एक पलायन का भी रीज़न रहा है। और जैसे मैम ये कोविड-19 की जैसे सिचुएशन रही है और काफ़ी माइग्रेशन यानी लोग लौट के गाँव आए हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या हैं? क्या रोज़गार से लेकर उन लोगों को क्या समझते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से हमने ये जो सब लोग लौट कर आए हैं, सबका स्वागत भी हमने किया है। हमने उसके लिए बहुत सारी योजनाएँ भी चलाई हैं। मुख्यमंत्री रोज़गार योजना है, एक साइट है होप, वो है, उस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो यहाँ पहले से रह रहे हैं वो भी करें, रह रहे हैं जो यहाँ रहते हैं पहले से वो भी करें, और जो अभी अभी आए हैं वो लोग भी यहाँ वो करें, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें नए जो लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके लिए हमने की हैं। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं। और ये हमारा मानना ये है, सरकार का भी मानना है कि जो लोग आए हैं वो यहाँ रहें अपने प्रदेश में। आपको जो चाहिए, आपको यहाँ पर अपना स्वरोजगार करना है, आप किस चीज़ में ट्रेंड हैं, अगर आपको कहीं नौकरी करनी है, आपको रोजगार करना है, तो आप अपने आप को होप जो साइट है उस पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए, और आपको आपके मुताबिक जॉब भी आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, और हमने कहा है कि जो लोग आए हैं और जो यहाँ रहना चाहते हैं वो बिल्कुल रहें। उसको मदद करने के लिए हम पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। और मन बनाए लेकिन युवा यहाँ रहने का, और अपने क्षेत्र में काम करने का भी, और यहीं से कमाने का, ये सब करने का वो अपना मन बनाए। और जैसे ही वो मन बनाएंगे तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। जी मैम। मैम मेरा लास्ट सवाल है कि जैसे कि महिलाएं हमारे जगह से उन्होंने मतलब हमारी शक्ति है, तो मैम आप हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, हमारे माता बहनों के लिए किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे कि वो कुछ छोटे-छोटे कार्य, लघु उद्योग या कुछ तरीके से क्या कार्य कर सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उसमें भी थोड़ा हेल्प मिले और उनकी जो दिनचर्या की लाइफ है उसमें भी हेल्प मिले? देखिए, मुझे लगता है मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती भी हूँ, और अपने आप मैं अभी आई थी, मैं तो अभी जून में ही गांव में ही रह के गई। मतलब मैं रुकी ना का जो मेरा था, मैं कहीं गेस्ट हाउस में नहीं रुकी, अपने घर में रुकी, बवासा ही गई हुई थी। तो महिलाओं से भी मिलना हुआ, सबसे बात भी हुई, बाकी और भी लोगों से हुआ, और क्षेत्रों में भी होता है, अपने इलाके में तो ज़्यादा होता है थोड़ा, तो मिलना हुआ। मेरा यही मानना है कि हम अगर जब हमें कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया, मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया उनको। मैंने कहा देखिए, मैं घर में भी बैठ सकती हूँ, मेरे को खाने पीने की, गाड़ी की कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मजे कर सकती हूँ, टीवी देखूँ, आजकल नेटफ्लिक्स और सब अमेजोन प्राइम देखते हैं, वही मैं भी देखूँ फिल्में, और बाहर हम कहीं भी घूमने जाएं। हम क्यों काम कर रहे हैं? हम समाज के लिए क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पैशन है, हमारा पैशन है काम करना। आप आज ये अगर कर रहे हैं वेबिनार, तो आपको किसी ने इसके लिए फोर्स तो किया नहीं है। आप समाज के लिए कहीं ना कहीं अपना समय देना चाहते हैं, आप उसके लिए जागरूक हैं, आप इसीलिए काम कर रहे हैं, आज आप इसीलिए यहाँ बैठे हैं इस जी, 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 जी। वेबिनार। तो यही मेरा कहना था उनको, मैं मोटिवेट यही करना चाह रही थी महिलाओं को, कि आप जो काम करती हैं, जो ठीक है, बहुत लोगों के जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो वो मतलब यहाँ पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, बाहर से पैसे भेज देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कमाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपना थोड़ा और अच्छा बेहतर करने के लिए, मुझे लगता है अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। जब आगे बढ़ने की अंदर एक कोशिश ही खत्म हो जाएगी, तो हम नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। तो अंदर जो एक जो इच्छा होती है आगे बढ़ने की, और आगे काम करने की, अपने परिवार को आगे ले जाने की, अपने आप को ले जाने की, वो जो ज़ील है, वो जो इच्छा शक्ति है, वो कभी नहीं मरनी चाहिए।
हाँ, पर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो जरूर चेंज हो सकती हैं, कभी आप कर पाते हैं, कभी आप नहीं कर पाते। तो मेरी बड़ी उनसे कोशिश रहती है महिलाओं से कि आप केवल घास, गाय, बच्ची, पंदेरे से पानी लाना, घर में खाना बनाना, केवल इस तक सीमित ना रहें। आप थोड़ा और बेहतर करने का भी आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं। आप देखो, एक योजना निकाली सरकार ने, मैं आपको बताऊंगी। एक योजना है प्रसादम योजना। अब जो हमारे चार धाम में आप देखिए, बद्री केदार में जो प्रसाद आता था, बाहर से आता था। हाँ, और बाहर से आता था। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से उन्होंने कहा कुछ महिलाओं को कि भाई चौलाई जो है, हमारे यहाँ चौलाई होती है क्षेत्र में, और इसको जी बिल्कुल सस्ते दामों पे इसको नीचे कोई ले जाता है, मतलब इसको दे देते हैं हम चौलाई को। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि आप देखिए, चौलाई उन्होंने अपने खेतों से ली, गुड़ उन्होंने मंगवाया बाहर से, और घी अपने आसपास से ही लोगों से लिया, और ये सब इकट्ठा करके महिलाओं के जो ग्रुप है उन्होंने प्रसाद बनाया। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने लाखों रुपए का प्रसाद बनाया, लाखों रुपए का प्रसाद उन्होंने यहाँ बद्री केदार धाम में बेचा, और जिससे कि एक महिला, मतलब महिलाओं के जो ग्रुप है उनकी आमदनी भी लाखों रुपए की आमदनी उस सीजन में हो गई। तो आप ये सोचिए कि हम केवल एक रूटीन जॉब के अलावा हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम हमेशा सोचते रहे, और सरकार ये सब दे रही है, सब कर रही है, लेकिन हमको भी थोड़ा सा उसके लिए इच्छा शक्ति अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे आके कोई कुछ नहीं देगा। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक मैंने कहा जो इच्छा शक्ति वो रखनी पड़ेगी, वो मरनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन था कि मैम जो ये मठाना घाट से जो रामनगर की रोड है मैम, तो इस पे भी इसका अगर थोड़ा चौड़ीकरण हो जाता तो बेहतर होता आने वाले टाइम के लिए। मतलब इसमें क्या है कि कभी कभी जैसे बिरोखाल से रेफर कर देते हैं पेशेंट को काशीपुर और ये सब, तो उसमें भी और टाइम सेव होगा, और आने वाले टाइम में पर्यटन को भी हो सकता है इससे फायदा हो। तो इस पे थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। ये जो रोड है जो आप कह रहे हैं, जो रामनगर से आ रही है बिरोखाल की तरफ, जी जी हाँ, ये एनएच है, ये एनएच डिक्लेयर्ड है। और जब जब खंडूरी मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने ही इसको एनएच डिक्लेयर किया था। और इस पर जो भी काम होगा वो केंद्र से ही होगा, एनएच से होगा। तो मैंने बल्कि गडकरी जी को इस पर एक चिट्ठी दी है, क्योंकि इस पे बहुत सारी जगह, ये कई जगह से थोड़ी सी खराब भी है बीच में, मैंने देखा है उस रोड को। तो ये मेरी भी बहुत कोशिश उनसे रहेगी, और मैंने उनको दिया भी वो पत्र, और मेरा मिलना भी होगा तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट इस हाईवे के बारे में ज़रूर करूँगी। एनएच नेशनल हाईवे है क्योंकि ये, और इसके लिए करूँगी कि इसको चौड़ीकरण भी करें, और इसका जो जहाँ गड्ढे हैं थोड़ा खराब है उसको बिल्कुल थोड़ा सा स्मूथ बना दें। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि देश भर में आप देखो सड़कों का जाल बिछ रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारा चार धाम में बहुत ज़्यादा उनका थोड़ा फोकस है, क्योंकि वो एक तीर्थ यात्रा की जगह है, और बहुत लाखों लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं। तो लेकिन उसके अलावा जो बाकी एनएच है उनमें भी वो थोड़ा फोकस करें, और स्पेशली इसमें करें। तो ये मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी, और मैं उनको पत्र इस पर लिख भी चुकी हूँ इसी एनएच के सिलसिले में। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आने वाले इलेक्शन के और जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग युवाओं को प्रेरित करते रहिए, है ना। और क्षेत्र में माँ काली का तो आप कर ही रहे हैं बहुत सेवा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बाकी मुद्दे हमने उठाए अपने क्षेत्र के लिए, इसके लिए भी आप काम करते रहिए। मेरी जो मदद आप चाहते हैं मैं जरूर करूंगी। उसके लिए आपको सबके आगे के कामों के लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।